कारनामे पे, अच्छे कारनामे पे अगर फ़ख्र करते तो हमारे भाई साहब करते, वो भी, उसको भी अल्लाह ने बुला लिया, कोई वजह रही होगी। हमारे छोटे को जितने भाई बहन तो छोड़ दीजिए, कम से कम उन्होंने 20 बार कहा है अम्मी के सामने कि जैसा उसने किया है, अब चूंकि उनको इंतकाल किए हुए तो 5 साल हुआ अभी, जो जो काम इसने किया है इन लोगों के लिए, बहुत कभी गुस्से में भी बोल देते थे कमबख्तों के लिए, जिंदगी भर पाँव अगर इसका धो के पानी पिएगा तब भी इसका, अम्मी आपके बाद उसका ही हक है। आज का यंग जनरेशन जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उन्हें क्या एडवाइस करेंगे? किसी ने कहा था कि पैसा खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है, किसने कहा था याद नहीं है मुझे। तो वही है, पैसे का है, पैसा है तो आज भी फिर सैल्यूट मारेंगे लोग। जब आपको किसी रिश्तेदार ने कहा था ज़कात के पैसे के लिए, तो वो बात आपने किसी से घर पर शेयर किया, अपनी वाइफ से या अपनी मदर से या किसी अपने फ्रेंड से? हमने उनके बेटों बेटी, उनके बीवी, अपने मदर को, अपने ऑलमोस्ट सब भाइयों को मैं बता दिया। मैं ये सबको कह देता हूँ कि वापस दूंगा 1-2 साल बाद, और अगर मैं बीच में मर गया तो माफ़ कर दीजिएगा। आपके मुश्किल दौर पे आपके दोस्तों का सपोर्ट कैसा रहा? कभी उन्होंने आपको हेल्प किया? पैसा भी नहीं दिया, अब हमको एहसास भी करा दिया कि मैं 15 करोड़ का 2 बंगला लिया है, कोठी लिया है, क्या लिया है। तो हमने अभी दफनाया नहीं है, जज्ब करके रखा है, और अल्लाह से उम्मीद है, और इतने ख़राब मुसलमान नहीं हैं जो भी हैं, इतने ख़राब इंसान भी नहीं हैं जो हमको इग्नोर किया जाए। फिर वही बोलूँगा, दूसरे इंस्पायर ज़रूर होंगे, अपने नहीं, अपने कोई नहीं होंगे। तो मैं बोला अगर नहीं दे पाऊँ, मैं मर गया तो क्या होगा, तो बोला जाने दीजिए। फिर और ज़ोर से रोने लगी। ये रिश्तेदारी, असल रिश्तेदारी जो है वो ये, तो वही है कि अब गुनाह तो ज़रूर हुआ होगा, पहले भी कहा गुनाह की सज़ा तो मिल रही होगी, अल्लाह इतने पे माफ़ कर दे, मैं उसमें बहुत खुश हो जाऊँगा। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जो लोगों को कभी नहीं दिखती। आज हम वो कहानी सुनने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में हमने एक जर्नी की शुरुआत के बारे में बात की, कैसे उन्होंने एक सिंपल से बैकग्राउंड से अपना सफ़र स्टार्ट किया। आज के एपिसोड में हम उस जर्नी का रियल साइड जानेंगे, उनके स्ट्रगल्स, उनके टफ डिसीशंस जो पर्दे के पीछे रह गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू TBJ पॉडकास्ट। मैं हूँ सना कैसर। आज हमारे साथ एक बार फिर से हैं MT कैफी साहब। सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। सर, आपका सफ़र काफ़ी इंस्पायरिंग था। जब आप स्ट्रगल फेस में थे, उस वक्त आपके रिश्तेदारों का रोल कैसा था? आपको डायलॉग सुनाता हूँ पहले, उसके बाद बताऊंगा हमारे रिश्तेदारों का। तुम्हारा बाप मरा पड़ा था, अगर मैं नहीं होता तो दफनाया नहीं जाता। दूसरा डायलॉग और सुनाता हूँ। मेरे बच्चे नहीं हैं अपने कोई, आप सब मेरे बच्चे हैं। उसी में एक छोटा बच्चा हमारे सामने पैदा हुआ, हमने उसको पैंट पहनाया, जो भी किया हो। वो बच्चा हमको फेसबुक पर, मैं फॉलो नहीं करता हूँ उसको, वो कहता है कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारे बच्चा पैदा हुआ कि नहीं। ये है हमारे सो कॉल्ड अपने रिश्तेदार। इसका जवाब हमने आज तक नहीं दिया है, और हमारे अपने भाई बहन को भी शायद मालूम नहीं होगा। ये जो मैं डायलॉग आपको बोला, अल्लाह पे यकीन है, गॉड फेयरिंग आदमी हूँ, दुआ करता हूँ कि ऐ ऊपर वाला, इसका जो अजर है, अजर ख़राब भी होता है अच्छा भी होता है, तू मुझे सिर्फ दिखला दे।
एक तो ये हो गया। बाकी हमारे स्ट्रगल में इधर जब हमारे भाई साहब गुजर गए, उसके बाद पैसे की बहुत किल्लत हो गई। एक और साहब हैं हमारे बहुत नज़दीक, इनका तो ऐसा रिश्ता है कि इनको ना हम उनको छोड़ सकते ना वो हमको छोड़ सकते। उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि हमसे उम्र में बड़े हैं और रिश्ते में छोटे हैं। तो मुझे याद है उन्होंने फ़ोन किया कि सुना है आपके ऐसा ऐसा है, तबीयत ख़राब है, आपकी फाइनेंशियल हालत ख़राब है, तो मेरे पास कुछ पैसे हैं ज़कात के। ये अभी 5 साल 3-4 साल हुआ होगा, 5 साल नहीं हुआ। आप वो पैसा ले लीजिए, चूँकि हम ज़कात ले रखते नहीं हैं, बैंक का ज़कात है, निकाल लेते हैं। आप ले लीजिए, जब आपको पैसा हो तो आप मुझे दे दीजिएगा। तो गुस्सा तो इतना आया, फिर भी हमने पूछा कि कितना पैसा है, तो बोले 1.5 लाख 2 लाख रुपया है। तो आज तक उनसे फिर बात नहीं हुई। हमने बोला 1.5 लाख 2 लाख रुपया का 10 गुना मैं ज़कात लोग हमारे पास जमा करते हैं रमज़ान में, पिछले 20 साल से मैं देता हूँ। अगर वही होता तो मैं वो पैसा यूज़ नहीं करता। कि आप बोल रहे हैं आपको शर्म नहीं आती है, आप हमको नीचा दिखाना चाहते हैं, अपने आप को ऊपर दिखाना चाहते हैं। आपके पास पैसा है, आप पैसा दीजिए, उसमें से 10 20 5 लाख 50 लाख है। हमारी रिक्वायरमेंट करोड़ में होती है। पिछले 30-35 साल में करोड़ में आना भी वैसे ही, जाना भी वैसे ही पैसा है। तो उसके बाद आज तक उनसे बात बंद है, मेरी बात हुई नहीं। ये हमारे रिश्तेदार हैं। अब मैं डायलेक्ट से शुरू करता हूँ। वो डायलेक्ट को रिश्तेदार कहना मेरे लिए, या अगर खुदा न खास्ते आपको कोई ऐसा बात कर दे तो आपके लिए भी रिश्तेदार कहना एक समझिए कि जहन्नम के बराबर है। ऐसे किरदार का आदमी, वो आदमी बचपन से हमारे यहाँ पढ़ा लिखा, बचपन से। जब हमारे फादर टीचर थे तो टीचर के नाते वो जितने भाई बहन हो, मुझे तो याद भी नहीं है, अब दिल से भुला चुका हूँ, 5-7 भाई बहन थे, सब के सब पढ़े लिखे, खाना पीना जो भी खाते थे हम लोग खाते थे, वो खाते थे। ये ऐसे रिश्तेदार हैं। और दूसरा डायलॉग, वो उसी का बेटा है। अब इसको आप क्या कहेंगे रिश्तेदार का? बहुत कम रिश्तेदार हैं जिसकी हैसियत है। हमने शायद पिछले बार भी कहा था कि जितना हमने पैसा देखा है किसी ने नहीं देखा है। तो मैं मानता हूँ कि हम 10 भाई बहन थे तो उसमें 2-4 ही बहुत अच्छे, उसमें मैं नंबर 1 पे था। हम या हमारे बड़े भाई साहब वो गुजर गए तो अब नंबर 1 पे हूँ। तो उनसे उम्मीद नहीं है, लेकिन जब आपको ऊपर वाले ने दिया है तब आप कोई ज़कात दे रहा है, मुझे देने की पेशकश कर रहा है, दे नहीं रहा है, पेशकश कर रहा है, कोई ऐसी ऐसी बात कर रहा है। आपको शायद नहीं, पिछली बार नहीं बताया था, मैं बीच में कंसल्टेंसी करता था। कंसल्टेंसी में क्या था कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप देखते हो कि मैं पासपोर्ट में असिस्टेंट कर, बहुत सा पोस्ट करता हूँ, रोड पे मिलेगा आपको, मैं वीज़ा दिलवाने में असिस्ट करूँगा, मैं ये करूँगा। उसी तरह मैं कंसल्टेंसी करता था। हमारे इन्फ्लुएंस थे, अल्लाह का करम है आज भी है। तो उनका बहुत सारे कॉलेज थे, वो कॉलेज बंद हो गया। पैसा था उनके पास, पैसा से कराते थे। बिल्कुल जब रास्ता बंद हो गया तो फिर हमारे पास आए कि भाई आप दिल्ली में हैं, आपका ये है वो है ये है। आप नहीं कहते थे, तुम कहते थे, इसलिए कि हमसे उम्र में बड़े थे। ये करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, जो तुम्हारा चार्ज होगा मैं चार्ज दे दूंगा। 1 साल फर्स्ट ईयर आए तो
बीच में कॉलेज बंद हो गया था पूरे स्टेट का, तो उनका भी बंद हो गया। 6 साल बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कॉलेज चालू करने का। इनका नहीं हुआ, सबका हो गया एक्सेप्ट इनका। पैसा लेके आए थे, मुझे याद है 55 लाख रुपया कैश लेके आए थे, आज से 14-15 साल पहले। लेकिन फिर भी पैसा रहने से तो होगा नहीं, अप्रोच तो चाहिए, किसी न किसी के थ्रू जाएंगे। तो वो हम मिले, क्योंकि मैं ये सब काम मीडिया उडिया से जुड़ा था शुरू से। तो बात ये हुई कि हम बोला देखिए साहब, हमारे पास 2-3 और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं है, बहुत सीनियर हैं, आप सब लोग रोज़ देखते होंगे उनको। उनका सहारा लिया तो ये हुआ कि भाई देखिए, पिछले बार 55 लाख रुपए लेके किसी न किसी को तो देते हो, तो आप बोलिए उनको कि साहब हम लोग 50 लाख लेंगे, हम आपकी कंसल्टेंसी की पूरा शुरू से लेकर आखिर तक देंगे। खैर, चूँकि फिर कहने में शर्म आ रही, रिश्तेदार थे हमारे, वो लोग भी जानते थे। तो ये हुआ 25 लाख ले लो, फिर ये हुआ 35 लाख रुपए ले लो। पहले साल का हो गया उनका काम, पैसा नहीं दिया। बोला साहब अभी आमदनी नहीं है हमारे। अच्छा, वो आदमी लिटरली हमारे पास आके दोनों आंख से वो एआई का बनाए होने आंसू से रो रहा था कि अगर इस साल कॉलेज नहीं खुला तो हम सब लोग रोड पे आ जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे, ये वर्ड है। खैर, हमने उन लोगों से बात किया तो बोला नहीं कैफी भाई, बहुत मेहनत है इसमें, ये है वो करना पड़ेगा। 35 लाख रुपए में फाइनल हुआ था। पहले साल का हुआ, पैसा नहीं दिया। दूसरे साल फिर हर साल ज़रूरत पड़ती है, उसमें कंसल्टेशन की ज़रूरत है उनको, और हम थे। दूसरे साल आए, हम बोला कुछ तो दे दीजिए, हमारे साथ और लोग हैं। तो दूसरे साल भी नहीं दिया। बोले एडमिशन नहीं हुआ, 20 हुआ एडमिशन, 30 हुआ, 50 की जगह। मेडिकल डेंटल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, उसमें डोनेशन कितना है मालूम। तीसरे साल आए, फिर तीसरे साल आए तो हम बोला कम से कम कुछ तो दीजिए, 20-20 लाख उन लोगों को दे दीजिए। अभी दे देंगे, ये है वो है, ये तो करवा दो, अभी इस बार दे देंगे। फिर वही हाल था कि इस बार दे देंगे, नहीं दिया। 3 साल हो गया। और अगर 4 साल होता कंटिन्यू तो उनको परमानेंट एफिलिएशन रिकॉग्निशन की हो जाता, फिर हमारी ज़रूरत नहीं थी। हो गया, हम भी सब्र कर लिया कि चलो नहीं देंगे नहीं देंगे। मेरे पास पैसा था उस वक्त, मैं अपने जिनसे सपोर्ट लिया उनको 10-10 लाख रुपए, यार ले लो हमारी तरफ से, जब वो दे देंगे तो आपको दे देंगे। बेशर्मी की हद देखिए कि चौथे साल, बेशर्मी की हद देखिए कि चौथे साल, पिछले 3 साल पूछ के आते थे, क्योंकि मैं ट्रैवल करता था अपने कंस्ट्रक्शन की वजह से, इधर उधर के काम की वजह से, अक्सर बिना कहे हुए कि ये है कि नहीं हो सकता है, इस बार जाए नहीं इग्नोर मिले, कर दें। हाँ इग्नोर कर दें। तो वो आए सुबह सुबह मेरे पास, 3 भाई आए, उसमें 2 हमारे यहाँ रुके, एक कहीं और। अच्छा, आपके घर रुके भी वो? रुकते थे शुरू से, अच्छा। 2 रुके इस साल भी, और एक भाई होटल में। और हम बोला भाई कहाँ आ गए आप, सुबह सुबह ये ट्रेन से आते थे उस ज़माने में। तो नहीं ऐसे ही आए हैं खैरियत बात लेने। मेरे दिमाग में तो आ गया कि अभी यही टाइम है, इसीलिए आए। 2-3 घंटा के बाद फिर उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है, वो चलो। हम बोला ना, हम नहीं जाएंगे। फिर हमारे मदर से फ़ोन करवाया, तश्कील को बोलिए इस बार जाए। उनकी बात भी हमने नहीं मानी। चौथे साल हमने कहा उनको पैसा तो बोलिए कि दे दें कम से कम, जिसका कमिटमेंट है। हमने चौथे साल ये कहा कि देखिए, ना हम आपका सपोर्ट करेंगे, ना हम आपका अपोज करेंगे, डिपार्टमेंट में कुछ नहीं करेंगे। आप जाइए, आपके पहले से ही है सब कुछ, जाइए आप करा लीजिए, फ्री में हो, पैसे से हो, जैसे भी हो आप करा लीजिए। 1 हफ्ते तक घूमते रहे साहब। डेट निकल गया। डेट निकलने के बाद
एफिलिएशन नहीं मिला। वो कॉलेज करोड़ों रुपए का जो साल में आमदनी देता था इन हरामखोरों को, वो बंद हो गया। कॉलेज आज बंद है। मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज बंद हो जाना 20 साल चलाने के बाद बहुत बड़ी तकलीफ। बहुत बड़ी नहीं, उनको तकलीफ नहीं हुई। मुझे कोई, आप जैसे आदमी जनरल सोचेंगे तो बोलेंगे अरे साहब, एक तो कॉलेज माइनॉरिटी के नाम पे, वो भी गलत, कैसे कैसे करके, लेकिन बंद होना। साल की 10 करोड़ की आमदनी, आप 50 भाई बहन हो, अगर साल में 10 हो तो 50 हजार तो मिलता, जो 20 साल से मिल रहा था अभी कंटिन्यू होता। ऐसे रिश्तेदार हैं हमारे, एक दो हैं। इससे बेहतर हमारे दूर की रिश्तेदार बोल रहा हूँ मैं, उनका भी नाम नहीं लूँगा क्योंकि बड़ी सेंटिमेंटल है, और अगर मैं इस पर नाम बोल दूँ तो बहुत रोएगी। हमारे बुरे वक्त में उसने कहा अभी कि बहुत अच्छी सैलरी है उसकी, मेरा ख्याल में शायद इन्फोसिस में है या HCL में है, एग्जैक्ट याद नहीं है। उसने कहा तश्कील भाई बोलती है पैसा ले लीजिए, कुछ पैसा है, मुझे पता चला है आप बोल नहीं रहे हैं, ले लीजिए। हमने 3-4 दिन तक इग्नोर किया। ये कि बहुत छोटी है, बहुत छोटी है वो, और किसी वक्त में अगर उसको किसी हंसी मजाक में भी पैसे की ज़रूरत होती थी तो मैं पर्स निकाल के दे देता था, जो निकालना है निकाल लो। फिर हमारे मिसेस तक बात आई, उसने किया कि अभी तकलीफ है, हमको मालूम है, हमारा पैसा है। तो मैं बोला अगर नहीं दे पाऊँ, मैं मर गया तो क्या होगा? तो बोला जाने दीजिए। फिर और ज़ोर से रोने लगी। आज तक 3 साल 4 साल हो गया होगा, एक लफ्ज़ भी किसी को उसने नहीं बोला कि हमने कुछ पैसा दिया हुआ है। अब हमने कुछ वापस भी किया है, जाने दीजिए वापस किया है। एक ये भी रिश्तेदार है और एक वो रिश्तेदार जो इनके साथ कुछ नहीं किया हमने। ये तो एक रिश्तेदार है, नई रिश्तेदार है, 10 साल 20 साल से रिश्तेदार हैं। आप 50 साल से हैं तो 50 साल का हाल देखिए, सुनिए, और ये 10 साल का हाल सुनिए। तो अब किसका एहसान माने आदमी? उस आदमी का एहसान माने या इस का एहसान माने? जब आपको किसी रिश्तेदार ने कहा था ज़कात के पैसे के लिए, तो वो बात आपने किसी से घर पर शेयर किया, अपनी वाइफ से या अपनी मदर से या किसी अपने फ्रेंड से? हमने उनके बेटों बेटी, उनके बीवी, अपने मदर को, अपने ऑलमोस्ट सब भाइयों को मैं बता दिया, उसके आगे नहीं गया हूँ मैं। तो उन सब का क्या कहना था? कुछ नहीं बोले, सब्र करो। हाँ सब्र करो, वक्त है, ये है वो है, ठीक हो जाएगा। आपके मुश्किल दौर पे आपके दोस्तों का सपोर्ट कैसा रहा? कभी उन्होंने आपको हेल्प किया? आपको बताऊं मैं, हमारे दोस्त, अनजाने दोस्त ने हमको बहुत मदद किया। अनजाने दोस्त, वो भी नॉन मुस्लिम दोस्त। उसमें भी एक साहब हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, 35 साल से तो मैं जानता ही हूँ। हमने उन साहब को फ़ोन किया कि साहब मुझे कुछ मालूम है कि हाँ आपके पास 50-100 करोड़ है। हमने बोला साहब ऐसे ऐसे है, हमको कुछ पैसे की ज़रूरत है, मुझे आर्बिट्रेशन का फीस जमा करना था। मुझे याद है 2023 में 15 मार्च डेट भी याद, ऐसा मेमोरी में जब्त हो जाता है याद। हमने फ़ोन किया कि भाई कुछ पैसे की ज़रूरत है हमको, अगर दे दें आप, लेकिन मैं वापस दूंगा 1-2 साल बाद। मैं ये सबको कह देता हूँ कि वापस दूंगा 1-2 साल बाद, और अगर मैं बीच में मर गया तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं ये सबको कह देता हूँ कि वापस दूंगा 1-2 साल बाद, और अगर मैं बीच में मर गया तो माफ़ कर दीजिएगा। सबको बोलता हूँ।
मतलब ये इस हालात में, अभी जो 5 साल के हालात हैं उस पे उनका हाल सुनिए। उन्होंने कहा ओफ ओफ, आप अगर परसों मांगते, मैंने 15 था तो 10-12 तारीख को मांगते तो कैफी साहब कोई बड़ी बात नहीं थी कि तुम्हें देता। हमने अभी 12-15 करोड़ की प्रॉपर्टी, मकान लिया है 2, और मैं उसमें 50 लाख मुझे देना है 31 मार्च के पहले। मतलब दिया भी नहीं। मुझे ये नहीं, साफ बोलते थे कि हाँ नहीं है, हम नहीं दे सकते, कुछ बहाना लगा सकते थे। पैसा भी नहीं दिया। अब हमको एहसास भी करा दिया कि मैं 15 करोड़ का 2 बंगला लिया है, कोठी लिया है, क्या लिया है। पैसा भी नहीं दिया। अब हमको एहसास भी करा दिया कि मैं 15 करोड़ का 2 बंगला लिया है, कोठी लिया है, क्या लिया है। उसी में कुछ 2-4 हमारे दोस्त हैं। आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि उस आदमी का सेंटीमेंट देखिए। एक आदमी चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में जब हम हॉस्पिटल में थे कोविड में, तो भाई साहब का डेथ हुआ, तो कुछ 9 लाख रुपए का बिल आया था। तो बेटी सब उनकी सब दे चुकी थी। 3,15,000 रुपये देना था। जब उनका डेथ हो गया तो रात के 2:30 बजे 3 बजे डेथ हुआ था, फ़ोन आया। तो हमने पैसा अरेंज करके रखा था अपने लिए कि शायद अगर हमको कुछ हो जाए तो किसी से मांगना ना पड़े, या भाई साहब को हो जाए। तो ऊपर वाले को क्या था मालूम नहीं, हम तो आ गए सही सलामत, उन बेचारे नहीं आ पाए। तो हमने उनको कहा कि साहब, नाम उनका भी नहीं लूँगा, कि साहब 3,10,000 रुपया हॉस्पिटल में देना है, और भाई साहब का डेथ हो गया है, वो फाइनल बिल देंगे तभी वो बॉडी देगा। तो 7 बजे, 7-7:30 बजे सुबह बेचारे, बहुत अफसोस, आज तक मैं मिला नहीं हूँ, सिर्फ फ़ोन का दोस्त हूँ। और एक दिल्ली में है हमारे सीए, पुराने हैं बहुत, उनके थ्रू गया था मैं, उनसे मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कैफी साहब, नहीं हो सकता है। जब उन्होंने कहा नहीं हो सकता है तो कुछ फ्रिक्शन के लिए मुझे आया कि अरे ये भी, लेकिन मैं ये सोच पाता कि उतने दिन में दूसरा उनका वर्ड ये था कि कैफी साहब, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, 75-80 साल का, मियाँ बीवी रहता हूँ यहाँ, कोई नहीं है, बच्चे सब बाहर होंगे। आप मुझे अगर 11 बजे का टाइम दें तो मेरा भांजा भतीजा कोई आता है, उससे मैं ऑनलाइन करा दूँ। लेकिन अगर आपको कैश चाहिए तो मैं बिटिया को, अभी हमारा घर हॉस्पिटल 3 किलोमीटर पे है, कैश मैं बिटिया को अभी जाकर दे आता हूँ खुद से। एक वो भी रिश्तेदार, रिश्तेदार कहेंगे इनको, पहले वाले को तो रिश्तेदार नहीं कहेंगे। ये रिश्तेदारी, असल रिश्तेदारी जो है वो ये रिश्तेदारी, असल रिश्तेदारी जो है वो ये। एक साहब और थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है वो, उनसे हमने पैसा मांगा रात के 8 बजे। बहुत ज़रूरी था मुझे किसी को पैसा देना, किसको कहें। तो 10 बजे रात में जहन में आया, जब बिस्तर पे थे, तो हमने बोला एक ट्राई करके देखते हैं। उनको फ़ोन किया, हाल चाल लिया, और उनको कहा कि साहब मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो उन्होंने पूछा कितना, तो उनको भी हमने बोला 10 लाख रुपए। तो कुछ नहीं पूछा उन्होंने, बोला अकाउंट नंबर दीजिए, कल इंशाल्लाह 11 बजे आपको 10 लाख रुपए मिल जाएगा। अब मैं सरप्राइज रहा, सोचता रहा कि इन्होंने पूछा नहीं हमसे क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। सुबह 10:30 बजे अकाउंट में पैसा आ गया। हमने फौरन, मतलब 2-4 घंटे, हमारे पास आज भी करोड़ रुपए आए तो बांटने में 1 घंटा लगता है। खैर हमारी ज़रूरत फौरी तौर पे दूर हो गई। उनको भी हमने कहा था कि साहब पैसा मैं दूंगा 1 साल, अगर मैं मर गया, बार बार अरे ऐसी बात क्यों कर रहे हैं कैफी साहब, ऐसा नहीं किया। उनकी भी रात के 10 बजे थी, बीवी पास में थी, तो बीवी बड़ी सेंटिमेंटल हो गई। तो जब हमने
दूसरे दिन उनका शुक्रिया के लिए फ़ोन किया तो उन्होंने बोला, हमने बोला साहब आपने पूछा नहीं कि हाँ, तो बोला साहब मैं आज में ही तो डील किया, अभी रिटायर हुआ हूँ मैं कुछ दिन पहले, यही तो डील किया है हमने। आदमी के चेहरे से आपको मैं जानता हूँ 5-10 साल से कि आप क्या आदमी हैं, मैं पहचान गया उसी वक्त कि बहुत कुछ क्राइसिस होगी। उनको पैसा देने में लेट हो गया, 1 साल से ज़्यादा। तो उनका फ़ोन आया, डायरेक्ट नहीं कि पैसा दे दीजिए कि हाँ साहब ये है वो है आपका मानो अभी नहीं सुलझा है साहब ये। जब हमने पैसा दिया, अब बताता हूँ, हमने एक ज़मीन बेची, ज़मीन में सबसे पहले उनको पैसा भेजा। तब उन्होंने कहा कि साहब आपने जो बोल दिया एक वर्ड कि अगर मैं ज़िंदा नहीं रहा तो माफ़ कर दीजिएगा, तो हमारी बीवी बहुत सेंटिमेंटल हो गई। उसने कहा कि अगर आपने पैसा उनको दिया है, आपने सैलरी के पैसा में से दिया है, पैसा तो और भी इधर उधर का होता ही है आजकल लोगों के पास, अगर ये पैसा भी वापस नहीं आएगा तो समझिए कि उसमें भी कुछ दाग है, नहीं तो मिल जाएगा। उसको क्या कहेंगे आप, रिश्तेदार कहेंगे, क्या कहेंगे, या वो रिश्तेदार कहेंगे जिसका जिक्र हमने पहले किया। ये दोस्तों का हो गया, अपने रिश्तेदारों का हाल, अपने दोस्तों का हाल, जो मोटा मोटा ऐसे 20-30 होंगे, लेकिन सबको क्यों कहें, ये जो बड़ी बड़ी जो दिल को चुभने वाली बात है वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आपने अपने बिजनेस के सफर में ज्यादा लॉस देखा या ज्यादा प्रॉफिट? देखिए बिजनेस में कभी लॉस भी होता है, कभी कभी प्रॉफिट भी प्रॉफिट होता भी है। होता है। और प्रॉफिट इतने 300-350 करोड़ में प्रॉफिट तो किया ही होगा, नहीं किया अगर तो हमसे सब छोटे हैं, भाई बहन, भाई बहन को तो पता भी नहीं था। 1986 में जब हमने शुरू किया था अपना काम, तो पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला था हमको मद्रास में से, और आगे एक जगह है नेवेली, नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन, वहाँ। तो वहाँ जैसे यहाँ मूंगफली बिकता है, वहाँ काजू ऐसे ही रोड पे बेचते रहते हैं। 86 की बात करो, अभी भी बहुत होता है उधर। तो मैं जब वहाँ से घर आता था तो 10 किलो काजू लेके आता था। तो हमारी सबसे छोटी बहन, मेरे ख्याल से शायद रही होगी 7-8 साल की, तो उससे कोई पूछे कि भाईजान तुम्हारे कहाँ काम करते हैं, बोले काजू की फैक्ट्री में काम करते हैं। और मतलब मूंगफली की तरह मिलता था, वर्कर सब काम करते थे, शाम में आ रहे हैं, पॉकेट में रखे हुए हैं, क्या खा रहे हो, तो सर काजू, काजू। काजू खा रहा है, 5 रुपए का ले लिया, 2 रुपए का ले लिया काजू। वो बहन हमारी छोटी वाली आज भी कहती है कि वो अभी भी याद है कि भाईजान तुम्हारे कहाँ, तो काजू की फैक्ट्री में। का छोटे 7-8 साल में इतना कहाँ सोच रहता है किसी बच्चों का कि हाँ ये। तो उसके बाद तो सबको पढ़ाई लिखाई में जो, अगर ये कहूँ कि साहब हमने आपको पढ़ाया, आपको पढ़ाया, आपको पढ़ाया, गलत होगा। ये तो मैं एक ज़रिया बना। वालिद साहब का इंतकाल बहुत 53 ईयर्स के एज में हुआ था, तो उसके बाद ज़रिया हम दो बने। हमारे बड़े वाले भाई साहब एक नौकरी करते थे LNT में उस वक्त, और उसके बाद उनके साथ देख देख के जैसे भी है, फिर मैं अपना कंस्ट्रक्शन का काम किया कि इसी में पैसा है, और अल्लाह ने दिया भी, बहुत दिया। मद्रास में सीको घड़ी, सिटीजन घड़ी उस ज़माने में बड़ी अजीब, बहुत कौन सी चीज़ होती है जिसको, नायाब चीज़। मैं वहाँ से 10-10, वहाँ एक पोर्ट है, वहाँ से बाहर से आता था, वो मार्केट है, जैसे यहाँ पे जामा मस्जिद में चोर बाज़ार बोलते हैं ना, वो उस टाइप का। वहाँ मैं 5-5, 7-7 घड़ी लाता था, और मैं उस वक्त, आज तो घड़ी है मेरे पास, उस वक्त मैं घड़ी नहीं पहनता था। सबको, आपको आपको आपको, उस बहन के लिए, इवन हमारी कज़न सब है उसके लिए, किसी के लिए छोटा टेप रिकॉर्डर आता था, किसी के लिए रेडियो आता था। बहुत दिन तक शादी नहीं हुई थी, लेकिन शौक था ये। तो ये सब तो कमाई से हुआ। फिर इंशाल्लाह अभी भी उम्मीद है, सब्र का पैमाना छलका है, अभी गिलास से छलका है, तो छलकने के बाद भी
थोड़ा सा बाकी रह जाता है, तो इंशाल्लाह वो फिर भरेगा। आपकी बातों से मुझे लगता है कि आपके भाई बहन आपकी एक छोटी सी दुनिया, आप उनके लिए शायद कुछ भी कर सकते हैं। स्टिल अभी भी हाँ, वो पता चलता है आपकी वो अभी भी, और औरतों का जो मिजाज हमेशा है। जब आप कहते हैं भाई साहब, तो मैं देखती हूँ आपके आंखों में एक इमोशन आ जाता है, लाइक आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। आप तो वो छोड़ दीजिए, इतने क्राइसिस के बावजूद भी आज भी, मैं अभी फिलिस्तीन एम्बेसी गया था कुछ दिन पहले, तो उनके हालात सुन के बड़ा सेंटिमेंट हो गया। उस बेचारे ने मुझे केक टाइप का एक चीज़ घर का बना हुआ, क्योंकि अच्छा। हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, वो हमको खिलाया भी, मुझे शर्म लग गई कि मुझे लेके आना चाहिए था, और पैकेट में दे भी दिया कि ये घर का है, फिलिस्तीन केक जो बनता है वहाँ घरों में, वो है। मैं अपने लिए बहुत कम मांगता हूँ, बहुत कम लोगों से। अभी हमने 10 दिन पहले 5 आदमी को हमने बोला कि यार फिलिस्तीन में, उनके रिफ्यूजी भी हैं, उनके एम्बेसडर ने बताया बहुत है, इतनी ठंड है दिल्ली की, उनको कंबल कुछ देना है। विद इन 24 आवर्स 10,000 रुपये आया कि आप खरीद के दे दीजिए। हमने खरीदा, बिल भी उन लोगों को भेजा। बोला साहब बिल क्यों भेजा आपने? तो ये रखा है, मैं जाऊंगा 1-2 दिन में, वहाँ जाके उन रिफ्यूजी को जो वो बोलते हैं उनको दे दूंगा। तो आज भी है, क्या ज़रूरत है हमको किसी के लिए? अरे आप परेशान हैं, आप रहिए, आप परेशान हैं आप, तो ये तो नेचर में है हमारे। कहा जाता है कि ऊपर वाला भी मदद किसी की हर किसी से नहीं करवाता, जो उनको पसंद होते हैं उनसे ही किसी की हेल्प करवाता है। मतलब आप एक फरिश्ता हैं, आप नहीं एंजल नहीं, हैं। फरिश्ता तो नहीं है, हम भी आप लोगों की तरह एक आम इंसान हैं। नहीं, एक कोई मुझे नहीं लगता कि जो ऊपर वाला किसी से खुश हो ना खुश हो और वो किसी की मदद करवाए, जिससे वो राजी होता है उनसे ही वो किसी और की मदद करवाता है। देखिए, थोड़ा बहुत जो जानकारी इस्लाम की रखते हैं उसके हिसाब से भी ये कहा गया है कि अल्लाह जो टेस्ट लेता है, वो किसी भी तरह का टेस्ट लेता है, और टेस्ट उसी का लेता है जो जिससे वो प्यार करता जिससे प्यार करता है। ये पढ़ा है, और नौज़बिल्ला इस पे यकीन तो है ही, ऐसा नहीं कि यकीन नहीं कर रहा हूँ मैं, यकीन इस पे है। इस बेस पे चलता रहता है। अब देखिए, जब तक अल्लाह काम ले रहा है, कब तक लेगा मालूम नहीं, कैसे लेगा, इससे ख़राब लेगा अच्छा लेगा, ये तो वही जानता है। हमारी कौन सी, अब इंसान है, गलती तो हज़ारों हुई होगी, भले ही अच्छाई 500 होगी, लेकिन 1000 होगी। एक साहब ने कहा, एक चीफ इंजीनियर थे मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, तो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, तो वो ऑफिस में भी ना, कितनी चीफ इंजीनियर मतलब कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग हो, अजान के टाइम में आप लोग 5 मिनट रुक जाइए, वहीं पे जानमाज बिछाते और पढ़ते थे नमाज। तो उन्होंने ये कहा, उनका कमीशन बनता था, तो मैं जाता था 4 महीना 6 महीने पे साइट पे, तो और कैफे भाई वो हमारा कितना पैसा है आपके यहाँ? तो हमने बोला साहब 30,000 50,000, जो भी उनका 2% होता था, हर जगह जो अंडर हैंड दिया जाता है। तो ऐसा करो कि मैं एक बेवा को भेज रहा हूँ, इनको 20,000 दे दीजिए। फिर बोलते हैं एक बीमार हैं, उनको 15,000 रुपये दे दीजिए। मतलब अगर उनका 50,000 हमारे यहाँ है, तो 50,000 रुपया वो 10 लोगों में बंटवा देते थे, दे दीजिए। तो हमने बोला कि साहब नमाज भी पढ़ते हैं, हज भी कराए, सब कुछ करवाए, तो ये सब क्यों लेते हैं, छोड़ दीजिए। तो बोला छोड़ने से क्या फ़ायदा, हम छोड़ेंगे, हमारे ऊपर वाला ले लेगा, नीचे वाला ले लेगा, कहेगा वो सर तो कुछ लेते नहीं है, आप दे दीजिए हमको। तो हम बोला इसका अजाब तो होगा। तो उन्होंने हाथ ऐसे कर दिया, कैफी भाई मुझे यकीन है अल्लाह इधर कोड़ा बरसाएगा, मैं खाऊंगा कोड़े, फिर अल्लाह को ज़रूर याद आएगा कि अरे इसने अपना पैसा तो नहीं लिया, एक भी इसने तो उसकी मदद की, उसने उसकी मदद, मिलेगा। हो सकता है कोड़ा से ये हाथ हमारा खून खून हो जाए, लेकिन
उम्मीद है कि ज़रूर अल्लाह सोचेगा कि नहीं, इसको सज़ा कम दी जाए, सज़ा मिलेगी, सज़ा मिलेगी। कम दी जाए। उनकी ही बात बताता हूँ। उनके एक बेटा हमारे पास कुवैत में एज ए एम्प्लॉय रहा है, इंजीनियर। उसकी शादी हुई तो हमको बुलाया उन्होंने, वलीमा के बाद में गया तो उनके यहाँ सोफ़ा वोफ़ा कुछ नहीं, प्लास्टिक की 2 चेयर चीफ इंजीनियर के घर में, और नीचे कारपेट बिछा हुआ, चटाई, कारपेट कहाँ। खाना वाना आया, किचन बगल में, खाना हम लोग खा रहे थे। 4 लोग थे, 3 हम लोग थे, 1 वो खुद थे। जो खाना शुरू हो गया नीचे, तो उठ के गए, बोला 1 सेकेंड आया बगल में, और बहू थी, तो बहू के चूड़ी का आवाज़ आ रहा था। तो आवाज़ आ गई, कितना भी धीमे, इस किचन में अगर हम वहाँ बैठे हैं तो बोला बेटा आपके चूड़ी की आवाज़ बाहर तक जा रही है, थोड़ी देर के लिए चूड़ी उतार दीजिए। वैसे आदमी थे, उन्होंने उतारा। हम लोग समझ गए, आवाज़ आ गई थी लेकिन कुछ बोला नहीं हम लोग कि शायद सेंटिमेंट को लग जाएगा। तो वही है कि अब गुनाह तो ज़रूर हुआ होगा, पहले भी कहा गुनाह की सज़ा तो मिल रही होगी। अल्लाह इतने पे माफ़ कर दे, मैं उसमें बहुत खुश हो जाऊँगा कि हाँ चलो भाई, तुमको ये तकलीफ़ दिया, वो तकलीफ़ दिया, वो तकलीफ़ दिया, अब तुम चलो ऊपर जाओगे तो तुमको पहला दर्जा ना मिले जन्नत का, दूसरा तीसरा ही मिल जाए। लोग ख्वाहिश करते हैं वो जन्नतुल फिरदौस, वो तो 7वां है, मैंने सबसे टॉप पे है साथ, तो वो ना मिले लेकिन जन्नत तो मिल जाए। जो जिनका यहाँ मकान उकान होता है, जो कहते हैं मैं पैसा वाला हूँ, तो उसको मैं बोलता हूँ, हमारी एक 2 लाइन मिसरा याद है, ऐ खुदा दिखला दे उनको भी जन्नत की झलक, ऐ खुदा दिखला दे उनको भी जन्नत की झलक, पूरा मत दिखाओ, सिर्फ यहाँ पे होल्ड कर दो कि वो देख ले कि जन्नत का है। जो यहाँ कहते हैं कि अपना मकान बना लिया है, उनके लिए है। आज आप जहाँ भी हैं, आपकी सक्सेस को देखकर सबसे ज़्यादा खुश कौन होता है? बहुत तकलीफ दे जवाब है इसका, अब तो और होता। फादर होते तो बहुत खुश बहुत होते। होता बात बताता हूँ, वो फिर पीछे जाता हूँ। हम बचपन में बहुत शरारती थे, मतलब 15 साल तक, हाई स्कूल तक। तो कभी उसको गांव मोहल्ले में उसको पिटाई कर दिया, कभी उसको पिटाई कर दिया, उसका कुछ कर दिया, कुछ कर दिया। तो हमको भी पिटाई घर में लगती थी मदर से बहुत। तो फादर बोलते थे कभी कभी, मुझे याद है अम्मी को, कि तुम्हारा ये 5 बेटा में सबसे ज़्यादा अगर केयर करेगा तो यही करेगा। तो बोले इतना, ये ऐसा इसका मिजाज है, इसका ये है। वो बोला नहीं, यही करेगा तुम्हारा। एक तो वो था। रहते आज तो मेरी खुशी भी का ठिकाना नहीं होता। लोग 100 साल जीते हैं, वो तो बेचारे 53 ईयर में उनका इंतकाल हो गया। दूसरा, अभी ये जो हमारे कारनामे पे, अच्छे कारनामे पे अगर फ़ख्र करते तो हमारे भाई साहब करते, वो भी, उसको भी अल्लाह ने बुला लिया, कोई वजह रही होगी। हमारे छोटे को जितने भाई बहन तो छोड़ दीजिए, कम से कम उन्होंने 20 बार कहा है अम्मी के सामने कि जैसा उसने किया है, अब चूँकि उनको इंतकाल किए हुए तो 5 साल हुआ अभी, जो जो काम इसने किया है इन लोगों के लिए, बहुत कभी गुस्से में भी बोल देते थे कमबख्तों के लिए, जिंदगी भर पाँव अगर इसका धो के पानी पिएगा तब भी इसका, अम्मी आपके बाद उसका ही हक है। जो जो काम इसने किया है इन लोगों के लिए, बहुत कभी गुस्से में भी बोल देते थे कमबख्तों के लिए, जिंदगी भर पाँव अगर इसका धो के पानी पिएगा तब भी इसका, अम्मी आपके बाद उसका ही हक है, कि वो सधा नहीं सकता उसका।
ये वो बेचारे बोलते थे, एक बार नहीं कई बार बोला है उन्होंने। ये है, तो ये दोनों इत्तेफाक कहिए बहुत खुश होते, बाकी हमारे रिश्तेदार कोई खुश नहीं हुए आज भी, कुछ नहीं, इतने कारनामे पे कुछ नहीं, कैजुअल है। इसीलिए भी कैजुअल हैं, हमको लगता है कि पीएचडी की डिग्री या डीलिट की डिग्री हो सकता है कई लोगों के पास हो, लेकिन पढ़ाई वाली डिग्री नहीं है, खरीदारी वाली मैक्सिमम डिग्री है। तो क्या समझेंगे कि इस किताब में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, कितनी मेहनत किया होगा उसने कि वो नींद उड़ गई हमारी तो अब सोता हूँ 3-4 घंटे नींद की गोली लेके, क्या एहसास होगा उनको। बाकी कोई खुश नहीं होंगे। भाई बहन हो एक दो हो सकते हैं, दिल को कैसे जांचा जाए, कोई मशीन तो है नहीं कि जांच के बता जाए कि हमारे बारे में आप क्या सोचती हैं, हम आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये है। आपने इतने बड़े लोगों से मुलाकात की है, ऐसी कोई मीटिंग है हुई हो जिससे आपको बहुत सरप्राइज किया वो, जो अभी भी आपको बहुत याद है? मिलने का शौक रहा है मुझे शुरू से, लेकिन वो मुझे याद है, हाँ 15-20 साल पहले यहाँ इमाम हरम आए थे अल सुदैस साहब। तो सब लोग गए, कार्ड वार्ड आया था, हमारे पास कार्ड नहीं आया एनजीओ के नाते। तो हमने फ़ोन किया उनके एम्बेसी में कि साहब हमारे एनजीओ के थ्रू हम भी तो एलिजिबल हैं कि उनसे ब्लेसिंग ले सकें, मिल सकें, और कोई रोज़ तो आते नहीं हैं वो इतने बड़े आदमी। तो आ जाइए, वो ताज होटल में डिनर था। बोला नहीं साहब माफ़ कीजिएगा, उस वक्त फैक्स चलता था, इंटरनेट बहुत कम था, तो आ जाइए। हम बोला नहीं साहब, इनविटेशन आप अभी अगर फैक्स करेंगे तब मैं आऊँगा। उन्होंने 1 घंटे के अंदर में फैक्स किया, फिर मैं वहाँ गया। तो बुके लेके गया मैं, वहाँ 200 जितने मुसलमान और एम्बेसडर थे जितने कंट्री के, आई वॉज द फर्स्ट मैन कि मैं अकेला बुके लेके गया। मेरे साथ एक हमारे सेक्रेटरी थे सलीम साहब। तो सलीम साहब बोल रहे हैं कि कैफी भाई यहाँ तो सब बड़े बड़े देखो लोग हैं, कोई बुके नहीं ना। तो हम बोला साहब बाहर ही रख दीजिए गेट पे। तो बोले नहीं, जब ले आए, अब बुके भी हमने ख़रीदा था महंगा, 800-1000 रुपये वाला ख़रीदा था। बोला चलिए साहब एक कार्टून बन जाएंगे हम, और क्या होगा, चलिए। और मैं बुके लेके दिया और लोग सिर्फ मुसाफा करते थे। हमने करीब 4 मिनट तक, हमारी अंग्रेज़ी नहीं समझते वो, उनका अरबी हम नहीं समझते, यस नो में जवाब देते थे। एम्बेसडर साथ में 4 मिनट तक सब लोग सरप्राइज कर गए। कैफे भाई आपको पहले से जानते हैं क्या? हम बोला बिल्कुल नहीं। हमको कुछ हमारे पास सवाल थे जो हमने पूछे, उन्होंने ट्रांसलेट करके बताया, जवाब दिया। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया हमको। उसी तरह दूसरे वहाँ मेरे ख्याल से 6 इमाम हैं, दूसरे आए, उनसे भी हमारी मुलाकात, बैठ के होटल में हम एक पर्ची ले गए थे, कुछ उनसे थे कि मेमोरेंडम जिसको बोलते देने, वो उन्होंने पढ़ा। तीसरे आए वो भी, चौथे आए, अनफॉर्चुनेट कि मैं पटना था, नहीं तो अभी तक 4 आए हैं उनके, 4 में से 1 मिस हो गया मुझसे, तो 4। प्रधानमंत्री से मिला मैं, राष्ट्रपति से मिला मैं, बड़े बड़े धर्म गुरु से मिला मैं, कम से कम नाम तो जानते हैं। तकलीफ हमको, मैं ईरान गया एक लेक्चर में, प्रॉफेट मोहम्मद का जो हर साल प्रोग्राम करते हैं वो, उस पे, तो उस पे क्या होता है, एम्बेसी वाले मांगते हैं कि अगर आपको चांस मिले वहाँ लेक्चर देने का तो क्या आप सबमिट करिए। यहीं हर कंट्री में होंगे, 500 आते हैं दुनिया से, और मैं तो सबसे जाहिल अपने उस मानता हूँ उसमें। हमारा जो
स्क्रिप्ट था वो लॉटरी में आ गया और वहाँ 3 दिन का कॉन्फ्रेंस था। पहले दिन गया मैं तो मैं नर्वस हो गया। हॉल हमने ज़िंदगी में आज तक वैसा नहीं देखा, ऑडिटोरियम। उसके बाद पहले दिन की बात बता रहा हूँ। अब पहले दिन के शाम में होता है लॉटरी निकलता है, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का। तो हॉल में जाके मैं जिसको बोलता हूँ ना कि चकाचौंध में कहाँ आ गए ये, माइक वाइक रखा हुआ, बोला भाई समझेंगे नहीं तो ये भी नहीं मालूम कि हाँ साहब इसमें तो सब लैंग्वेज का होता है, सेलेक्ट करिए, वो कुछ भी बोले, आप जिसमें सुनना चाह रहे हैं इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में सुनिए। हो गया। अच्छा, डैश पे सिर्फ 3 आदमी बैठते हैं। उस वक्त वहाँ के प्रेसिडेंट थे अहमद नजादी, वो बैठे बगल में। उसके बगल में जो कॉन्फ्रेंस के इंचार्ज रहते हैं वो भी बहुत बड़े आदमी हैं, रिलीजियस आदमी, वो, उनके बगल में एक और। डैश पे जाइए, आप अपनी स्पीच दीजिए, शेक हैंड करिए और आ जाइए। सब तरीका है वहाँ, प्रोटोकॉल था ये। जब 4 बजे फंक्शन ख़त्म हुआ तो आ रहा है इस पे साहब, इंडिया से मोहम्मद तशकील कैफी। अब इंडिया से 33 आदमी गए थे। अब जब देखा तो मैं वाकई चश्मा उतार उतार के 3-4 बार पढ़ रहा हूँ कि है क्या। फिर मैं ऊपर जाता था कि क्या है ये, स्पीच देना है क्या। तब एक साहब थे जानने वाले, बोले कैफी भाई आप तो बहुत लक्की निकले। खैर हम अपने अपने रूम में आ गए सब लोग। इतना नर्वस था कि फिर भाई साहब को कम से कम 20 बार फ़ोन किया होगा कि कल स्पीच देना है, और भी ऐसे 500 दुनिया के स्कॉलर, उसके सामने स्पीच कैसे देंगे। बोला तुम तो लिख के ले गए हो ना, जो तुम्हारा सेलेक्ट हुआ है वही तो पढ़ना है। हम बोला पढ़ेंगे कैसे। तो बोला रूम में तुम्हारे और कोई है। हम बोला नहीं अकेले है। ये बात समझिए 6 बजे से रात के 10 बजे। तो उन्होंने कहा कि जो स्पीच है उसमें ग्लास मिरर है। बोला हाँ, उसको देख के 5-7 बार पढ़ो। बोला उससे क्या होगा था, नहीं पढ़ो। फाइनली 11 बजे, 11:30 बजे, अब नींद कहाँ आएगी, उन्होंने एक वर्ड कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं, तुमको वहाँ कौन जानता है, कोई नहीं जानता है। तुमको लूज करने के लिए कुछ नहीं है, गेन ही होगा वहाँ तुम्हारा। ताली बजेगी तो गेन हुआ वो, तुमको कौन जानता है, आधा पढ़े नहीं पढ़े, रुक गए बीच में। ये उन्होंने कहा था। अब सो जाओ। हम बोला अब नींद कहाँ आएगी, सुबह तो 10 बजे जाना है। कॉफ़ी पीता रहा रूम में 5 स्टार होटल में सबको ठहराते हैं हर साल। कई भाई साहब को भी भेजा हमने 2 बार, हमारे गांव के हैं वो भी 2 बार गए बेचारे। वो आता था इनविटेशन कि आपके एनजीओ की तरफ से कोई ऐसा आदमी हो जो वहाँ जा सके। स्पीच का चांस नहीं मिलता है, वो तो लक की, हाँ, कि बहुत बड़े लोग भी वहाँ छट गए। बहुत आदमी से मुलाकात हुई। तो उस वक्त जिसको हिंदी वर्ड बहुत अच्छा रहेगा, मैं बहुत असहज महसूस कर रहा था कि मैं कहाँ आ गया, या अल्लाह ये क्या कर दिया तुम हमारे साथ। ये था। कभी किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो जो अब आपको लगता हो नहीं उनकी बात सही थी? नहीं, उनकी बात सही नहीं थी। मिसअंडरस्टैंडिंग भी इसको आप मत बोलिए, इसको आप तो ये पूछिए कि हमसे कोई गलती हुई है जो आपको पछतावा हो रहा हो। ये सवाल आपका रहेगा अगर, तो मैं कहूँगा कि हाँ, हमने अपने ज़िंदगी में 2 लोगों से, हिंदी में बोलते हैं ना, पंगा लेना। एक बिजनेस में लिया है हमने और एक पर्सनल लिया हमने। बिजनेस में लिया, एक बॉयलर ऑफ डायरेक्टर होते हैं हर स्टेट में। हम लोग जो मैकेनिकल बॉयलर में काम करते हैं बिजली जनरेशन के लिए, तो वहाँ उनसे परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि हाई प्रेशर और 200-300 केजी प्रेशर का होता है वो ट्यूब, उसको वेल्डिंग का। मैं 15 साल से काम कर रहा था उस प्लांट में।
उनसे परमिशन लेना है, आज गए, कल उन्होंने परमिशन दे दिया, हाँ यू आर अलाउड टू वर्क हियर, फिनिश। ये 2 लाइन लिखते हैं। उस साल उसको लालच आ गई या क्या हुआ, कौन सी फीलिंग आई, अल्लाह जाने, हमको परमिशन नहीं दे रहा हो। 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, अच्छा हमने काम शुरू कर दिया। ये भी 20 साल पुरानी बात है, करीब करीब 75 लाख का काम था 20 साल पहले। और कहने पे कि भाई गुड रिलेशन है, तुमको चिट्ठी तो दे ही देता है, फॉर्मल लेटर है वो, आप काम शुरू कर दो। हमने शुरू कर दिया। 35 दिन का, 35 डेज का काम था। 25 दिन हो गए, हमने 80% काम कर लिया और वो परमिशन नहीं दे रहा है। तो डायरेक्टर, चीफ इंजीनियर ये सब बोले, साहब ये तो फिर क्या होगा, फिर तो आपको पैसा तो दे नहीं पाएंगे हम। 75 लाख रुपया काम तो आपने किया है, लेकिन आपके पास परमिशन नहीं है। जो दूसरा होगा आपके नीचे L2, पैसा उसको देना पड़ेगा। आप 20-25% काम जो बाकी है उससे कराएंगे। मैं चिट्ठी लिखता गया लिखता गया लिखता गया। तो वहाँ बहुत बड़ी मस्जिद है भोपाल में, बहुत बड़ी मस्जिद है, शायद जामा मस्जिद से यहाँ से भी बड़ी है मस्जिद। आदत है मिलने की। हमने जुमे को सुबह में फ़ोन किया वहाँ के क्या बोलते हैं उनको, मुफ्ती को, शहर के मुफ्ती को। पहले से नहीं जानता था मैं, ऐसे ही नंबर लिया, अपना इंट्रोडक्शन। उस ज़माने में किताब उताब लिखने की बात भी नहीं थी। अब ऐसा है, आपसे मिलना चाहते हैं, मैं दिल्ली से आया हूँ। यहाँ पे क्लिक क्या किया, उनको बोला हमने, सैयद मोहम्मद तशकील कैफ़ी बोल रहा हूँ सर, बिहार का रहने वाला हूँ और मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, दिल्ली में ही हमारा कारोबार है यहाँ। उनका भी नाम सैयद मोहम्मद कुछ था, जो वहाँ के मुफ्ती थे। बोला जुमा है मोहतरम, मैं बहुत छोटा था, आप ऐसा करिए जुमा की नमाज हमारे साथ पढ़िए और यहीं उर्दू में बोला, वो लंच को क्या बोलते हैं, अशाइया बोलते हैं, ऐशा नहीं, अशाइया नहीं, कुछ बोलते, याद नहीं आ रहा, लंच बोलिए, लंच कीजिए। खैर मैं नमाज वमाज पढ़ के उनके पास गया। बोला साहब 20-25 दिन से परेशान हैं। बड़े अच्छे आदमी थे। तो उन्होंने बोला चीफ मिनिस्टर के यहाँ चलना है, तो चलिए मैं चलता हूँ। मैं बोला मैं उससे मिल के आ गया 5-7 दिन पहले। उसने बोला मिनिस्टर के पास जाइए। और मिनिस्टर, हाँ मिनिस्टर उस ज़माने में था वहाँ, बाद में चीफ मिनिस्टर भी हुआ, बाबूलाल गौर। उसने बोला ठीक है, देखते हैं, जो बोलते हैं पॉलिटिशियन, कुछ नहीं हुआ, हमारा इतना नुकसान है। तो उन्होंने कहा कि सदका किया है क्या आपने अभी तक? मैं बोला नहीं साहब, सदका तो नहीं किया। बोला एक सदका करके देखिए। वहीं से फ़ोन उठाया, घर पे अम्मी को फ़ोन लगाया कि ऐसा ऐसा है, एक सदका कुछ भी कर दीजिए, खस्सी वस्सी गोश्त वोश्त कुछ मंगा के, बस हो गया ये बात। उससे एक दिन पहले जुमा से सनीचर को वहाँ के पावर सेक्रेटरी को 10 चिट्ठी लिख चुका था, लेकिन ये लास्ट चिट्ठी थर्सडे को, हाँ लिखा था हमने पूरी कहानी, ऐसे 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 ऐसे, ये है। I hope I belong from some particular community. Reason why I am not getting the boiler, director of boiler later. हमने बोला अब लास्ट ही है हमारा, ये लिख दिया पर्टिकुलर कम्युनिटी। ये मेरा ख्याल से जुमा या हाँ फ्राइडे थर्सडे जब उनको दे के आया था, तो सैटरडे को ऑफिस बंद रहती है नॉर्मली। IAS थे वो, कोई त्रिपाठी त्रिवेदी कोई रहे होंगे। तो उनके ऑफिस से फ़ोन आया कि भाई कैफी जी आपने समय मांगा है मिलने का। हम बोला नहीं सर, समय नहीं मांगा है, हमने तो चिट्ठी लिखा है उनको। तो ना सर ने बुलाया है आपको 11-11:30 बजे कल सैटरडे को। गया मैं, डर डर के गया कि अब वो सेंटेंस तो बड़ा ख़तरनाक सेंटेंस है। मैं गया, हमारे साथ एक और थे, वो भी बेचारे हमारे गांव के ही थे, मुकेश भंडारी।
वो डेथ हो गई उनकी कुछ दिन पहले, 4-5 साल पहले। वो भी थे, वो मना कर रहे थे, यार ये सेंटेंस मत लिखो, ये से हमसे बहुत बड़े थे, ये मत लिखो। बोला नहीं, जाने दीजिए, अब तो क्या है, उधर जॉब चला गया, पैसा चला गया, तो अब क्या रखा है, जाने दीजिए। तो उन्होंने बुलाया, तो टेबल पे मैं, हाँ, क्या हुआ कि नॉर्मली कोई आईएएस आईपीएस इतने टॉप रैंक का आदमी, जब मैं गया तो दरवाज़ा खोल के, जो कार्ड भेजा हमने, दरवाज़ा खोल के वो आदमी आए, आइए आइए। मैं बोला आईएएस आईपीएस आदमी दरवाज़ा खोल के आना, ये तो बड़ी हो गया लगता है हमारा। मैं तो डरा डरा था। जब वहाँ गया तो बैठा, क्या हुआ, ब्रीफ कीजिए। नीचे देखा, यहाँ पे फाइल रखा हुआ हमारा, तो ये हाँ हाँ हाँ, चलिए चलिए, मैं समझ गया। सेक्रेटरी को बुलाया, बोला भाई वो जो श्रीवास्तव है डायरेक्टर, उसको बुलाओ, अभी बुलाओ। वो भी वहीं रहता था, और उसको फ़ोन किया, बोला भाई साहब बुला रहे हैं, आधे घंटे में बुला रहे हैं। वो दौड़ता भागता आया साहब, अब देखा हमको, बोला बाहर बैठिए, उसको आने दीजिए। जब वो आया तो उससे 5 मिनट पहले बात किया, फिर हमको बुलाया। कैफी साहब, हमने पढ़ लिया है श्रीवास्तव, तो क्या दिक्कत है इनसे? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। अब पावर सेक्रेटरी, और ये सिंपल सा, ये भी डायरेक्टर था, लेकिन उसके लेवल का आईएएस आईपीएस तो था नहीं। मैं सब सुन लिया इनकी बात, फाइल रखी है, देख लिया। तुम ऐसा करो, इनको हमारे स्टोनों से इनको परमिशन दो यहीं पे। 1:30 बज गए थे उस वक्त। मैं जा रहा हूँ लंच पे, मैं आता हूँ, तो इनको हमारे सेक्रेटरी स्टोनों से लिखो, 2 लाइन तो लिखना है, साइन करो, दे दो इनको। यस सर करके वो चले गए लंच पे। मैं बाहर आ गया। उसके बाद ये लंबा सा बालकोनी अंदर दिख रहा था, वो गैलरी में कंटिन्यू वो बात कर रहा है किसी पर ना, पैर भी लगा रहा होगा कुछ कुछ। 1.5 घंटे बाद जब वो आए तो हम बैठे थे वहीं पे। बोले क्या हुआ? तो बोले, फिर नज़र पड़ी, अरे श्रीवास्तव तो यहाँ है। फिर अंदर गए तो सेक्रेटरी से अपने पूछते हैं क्या हुआ, इनका लेटर, ये बैठे हैं। बोला सर कुछ नहीं। फिर दरवाजे से आए वो, जोर से चिल्ला है, श्रीवास्तव इधर आओ। क्या सर? सर ऑफिस जाके ऐसे, सर 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 ऑफिस जाके मैं देता हूँ। अपने स्टेनो को बुलाया, इसको अभी सस्पेंड करो, तुरंत सस्पेंशन लेटर दिया, रिसीव करो, जाओ। नेक्स्ट कौन है? डिप्टी। तो वो भी हमारे जानने वाले। वो कहाँ है? तो यही होगा, बुलाओ उसको। वो बुलाया उसको, आधे घंटे में वो आया, एंड इसको चार्ज दो, सस्पेंशन के बाद चार्ज दो। चार्ज दे दिया उसने, चला गया। ये बेचारे अब जो अंडर हैंड होता है कौन लेगा इस पे। फिर वो मेरे ख्याल से 1 साल रहा उसका सस्पेंशन, जिसकी महीने की इलीगल आमदनी 4 से 5 करोड़ रुपए है। अगर बांटता भी होगा, जो बंटता है, लोग बोलते हैं कि कोई 50 लाख तो होगी। उसके बाद फिर मुझे बाद में बहुत अफसोस हुआ कि ये अपने चक्कर में मैं इसकी नौकरी। अच्छा, हमको थोड़ा सा ईगो रहा है। जैसे मैं ऑफिस के सामने बैठा, एक 1.5 घंटा हमको बिठा देता था। फिर सर देखा, बैठिए बैठिए, अभी मैं काम कर रहा हूँ। कोई काम नहीं। तो ये भी हमको ज़्यादा लगा। ऐसे ही आज तक अफसोस है कि नहीं करना चाहिए, अल्लाह माफ़ कर दे। ऐसे ही एक साहब का बच्चा था जो गैर कानूनी तरीके से किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराया नेपाल में। तो हो गया एडमिशन, मुझे पता चला गलत तरीके से हुआ है। तो हमने नेपाल एम्बेसी को लिखा, तो ये बोला साहब ये हमारे हाथ में नहीं है, मैं लेटर भेज देता हूँ।
फिर दो तीन भी नहीं, 15-20 दिन बाद हमने फिर रिमाइंडर दिया, कॉपी टू चांसलर। चांसलर जो होता है वहाँ की यूनिवर्सिटी का, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ये हमको नहीं मालूम था, हमने तो चांसलर लिखा। गए साहब, उसके बाद एक हफ्ते के अंदर में यहाँ एम्बेसी वाले ने बुलाया कि सर ये ऐसा ऐसा एक्शन हो गया, वो कैंडिडेट का पता दीजिए आप मुझे। वो बोला साहब पता मत लीजिए। उनको भी पता चल गया, बाप बेटा दोनों थे जो एडमिशन के टाइम में, राती भाग गए वहाँ से। जो मुझे अंदर से बहुत अफसोस है, लेकिन खुंदस में एक तो 50 लाख रुपया 70 लाख रुपया लगा खुंदस में। वही लड़का जो शुरू में हमने कहा था डायलॉग नंबर 2 कि पहले बताओ कि तुमको कोई औलाद हुआ कि नहीं, इतना कहने के बावजूद दोनों का 3 हो गए ना। अब मुझे आज तक अफसोस है कि उसको तो उसी के हाथ मतलब वजह से ये 2 डायलॉग जो आपको शुरू में सुनाया था उसका रिलेट मतलब उस डायलॉग का जो क्या कहेंगे उसको, रिएक्शन कहिए, हमारे एक्शन का रिएक्शन कहिए, ये है। लेकिन हमने कोई इतना नहीं किया है कि हाँ इससे ज़्यादा नहीं होगा। पछतावा है, अल्लाह भी देख रहा है कि इनके कहने पे हमने कर तो दिया आपका, आप बात कर सकते थे हमसे, मेरे इन्फ्लुएंस को आप जानते हैं, हम कुछ कर सकते थे, लेकिन दोनों ने नहीं किया। और ऐसा ऐसा डायलॉग सुनाया, बाप बेटा दादा दादी जो भी होगा सुनाता है, तो क्या करेंगे। मैं आज भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन सब्र है कि अल्लाह दिखा दे हमारे सामने, हमारे बच्चे किसी के बच्चे ना हों, ज़्यादा हों, ये ऊपर वाले की मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं है। ये तो वो देखता है ना, क्या हमारे जैसे कितने सहाबा के बच्चे नहीं हैं, कितने रसूल के बच्चे नहीं रहे हैं, एक नहीं है, सैकड़ों हजारों होंगे। तो आप उसको ये ऐसा कहेंगे, और कोई आपको अफसोस भी नहीं है। जब पता चल गया कि मुझे खराब लगा तो अपने रिश्तेदार को बोल देते कि हाँ हमने गलती से लिख दिया, माफ कर दीजिए। ये है कहानी। आज के पॉडकास्ट के बाद अगर कोई रिश्तेदार आपके पास मदद के लिए आगे आएंगे तो क्या आप उनकी मदद को एक्सेप्ट करेंगे? बहुत टफ सवाल है। एक तो कोई आएंगे नहीं अभी। अगर कोई आए, जैसे हमने बोला था, आपने पूछा था कि मोदी जी अगर इंटरव्यू दें, तो वही है, कोई आएंगे नहीं। आएंगे अभी तो ऐसे हालात में, ये तब आएंगे जब हमारे थोड़े हालात सुधर जाएं, तब कहेंगे हमको तो मालूम नहीं था, आपको आप ये ले लीजिए, आप वो ले लेते, आप वो ले लेते। ऐसे कोई अभी आने वाले नहीं है अब के हालात में। आपने एक इंटरव्यू में कहा था आप एक ट्रू मोमेन, एक सच्चे मुसलमान को ढूंढ रहे हैं, तो क्या वो मिले आपको? नहीं, हमने मोमिन की बात करी थी, मुसलमान नहीं। तो आपके जवाब में तो ये कहूँगा मैं कि अखबार में भी आया था वो आर्टिकल हमारा, मोमिन तो छोड़ दीजिए, सही कहा आपने। आज तक हमको कोई एक सच्चा ना मुसलमान मिला, ना एक कोई सच्चा कट्टर हिंदू मिला। दोनों अगर कट्टर होते तो ये हालात नहीं होता, देश का नहीं होता। हालात क्या, दुनिया के हालात नहीं होते। कट्टर वो तो 10-15 साल पहले की का आपने कहीं पढ़ा होगा कि उस वक्त, यहाँ तो मैं बताता हूँ, कट्टर कोई क्रिश्चियन भी नहीं मिलेगा, कट्टर कोई ज्यूज भी नहीं मिलेगा, कोई बौद्ध भी नहीं मिलेगा। एक भी दिला दीजिए आप हमको कि हाँ, दिखा दीजिए, सॉरी, कि हाँ ये कट्टर है, एक भी दिखा दीजिए हमको ही, बता दीजिए। मैं भी मुसलमान 1% भी हूँ, आप भी होंगी शायद
1% मिला ही नहीं। आज का यंग जनरेशन जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उन्हें क्या एडवाइस करेंगे? किसी ने कहा था कि पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। किसने कहा था याद नहीं है मुझे। तो वही है, पैसे का है। पैसा है तो आज भी फिर सैल्यूट मारेंगे लोग। अच्छा वक्त आता है तो पूरी दुनिया उसके रिश्तेदार हो जाती है। सब कहते हैं हाँ ये मेरा रिलेटिव है, ये मेरा रिश्तेदार है, दोस्त है। देखिए, कोई भी प्रोवर्ब बनता है बड़े एक्सपेरिमेंट के बाद बनता है। तो जो आज इतने सालों से जो ये प्रोवर्ब बना है, तो एक्सपेरिमेंट के बाद ही होगा, टेस्टेड है, इसलिए ये, हाँ, इसलिए ये ऐसा कहावत है। बिल्कुल सही है। एक आखिरी सवाल, आपको कभी किसी ने ऐसी कोई बात कही है जो जिसका आप जवाब उस वक्त नहीं दे पाए और आज आपको मौका है उसका जवाब देने का? इसको अभी दिल में ही रहने देते, फिर कभी अगर हालात सुधरे तब दूंगा इसका जवाब, और उसको रिकॉर्ड कर लूँगा और आपको भेजूंगा। है ऐसे 2-3 सवाल इसका जवाब अभी भी हमने दिल में रखा है। बिल्कुल जज्ब कर रखा है, दफन नहीं किया है। इसी पे बताता हूँ मैं कि प्रणब मुखर्जी जब प्रेसिडेंट हुए थे ओथ के पहले, तो उन्होंने उनसे पत्रकार ने पूछा था, सर आप कांग्रेस में ये इससे आज लास्ट कुछ कांग्रेस की नाकामी बताइए। तो उन्होंने कहा कि हम, जब मैं इलेक्शन जीत गया प्रेसिडेंट का, तो हमने उसको दफना दिया कांग्रेस की कमज़ोरी का। तो हमने अभी दफनाया नहीं है, तो जज्ब करके रखा है, और अल्लाह से उम्मीद है। और इतने ख़राब मुसलमान नहीं हैं जो भी हैं, इतने ख़राब इंसान भी नहीं हैं जो हमको इग्नोर किया जाए। चूँकि हम देख रहे हैं आमने सामने हमसे 200 गुना ज़्यादा ख़राबी, उसको भी अल्लाह ने बोला है ना, बख्श देंगे आखिर वक्त में। तो उससे ख़राब नहीं है, तो वक्त आने दीजिए, फिर एक पॉडकास्ट करेंगे, तब बताएंगे आपको। आपकी बातें उन सब लोगों के लिए एक मैसेज है जो आज भी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। हाँ, उनको बहुत से लोग जो वाकई स्ट्रगल पे हैं वो इंस्पायर होंगे आपका इंस्पायर, पॉडकास्ट। फिर वही बोलूँगा, दूसरे इंस्पायर ज़रूर होंगे, अपने नहीं, होंगे। अपने कोई नहीं होंगे। अपने भी होंगे, जरूर होंगे, एक दिन जरूर होंगे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। तरक्की कौन देखना चाहता है, और हमारी तरक्की तो लोगों ने देख लिया। अब पैसे की बात तो है कि आपसे हमने 10 रुपया लिया हुआ है, वापस करेंगे तो आपको बताएंगे, 10 की जगह वापस करूँगा 20। हमारे तो कुछ ऐसे भी रिश्तेदार हैं जिन्होंने को पैसा मैं दूंगा, सख्त वर्ड है, लेकिन कहूँगा कि भाई आपका पैसा हमने 5 साल 10 साल यूज़ किया, आपको नुकसान हुआ, सीधा बोलूँगा कि आपको इसका अगर इंटरेस्ट चाहिए तो वो भरपाई कर दूंगा, ये भी बोल दूंगा मैं। 2-4 लोग हैं हमारे रिश्तेदार अभी भी है, जो रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता है उनको। सबसे बड़ा रिश्तेदार दोस्त होता है। नहीं, दोस्त ने इतना धोखा नहीं दिया जितने अपने लोगों ने कहा। कोई ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ आप पैसे से ही आप मदद करें। हाँ, पैसा कोई ज़रूरी नहीं भाई। कोई आदमी बीमार है, हम कोई बीमार को देखने जाते हैं तो हाँ, तो क्यों जाते हैं? कोई आदमी मर जाता है, उसके घर में जाके आधा घंटा बैठते हैं, क्यों जाते हैं? उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? उसकी कमी तो आप पूरी नहीं कर सकते। 5,000 रुपया 50,000 रुपया लाख दे के आप पूरी नहीं कर सकते, लेकिन एक चला आया है कि हाँ भाई थोड़ा सा सुकून है। अक्सर देखेंगे कोई आदमी मर जाता है, कोई भी हो, उसके बच्चे जो होते हैं, कोई भी आता है नज़दीकी, कंधे पे रख के वो भी रोता है। क्यों रोता है?
क्या सपोर्ट है, लेकिन वो भी सपोर्ट है इमोशनल, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वही है। जाते जाते आप हमारे व्यूअर को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो इसके पहले हमने दे दिया। अभी मैं 3-4 दिन पहले किसी बड़े आदमी का कोट पढ़ रहा था, इफ़ यू डोंट हैव मनी यू डोंट थिंक एनी बिजनेस। अभी अभी उनका कोट आया है। अभी पैसा नहीं है तो कुछ नहीं, तो वही पैसा का इंतज़ाम करिए, नहीं तो दाल रोटी जो खा रहे हैं, जो मिल रहा है अल्लाह का शुक्र अदा करिए। यहाँ नहीं मिलेगा तो शायद ऊपर मिल जाएगा, यही रखिए आप एम। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। अगर आपको हमारा आज का पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन कीप हसलिंग, स्टे फोकस एंड बिलीव इन योरसेल्फ। गुड बाय।